नमस्कार, मैं रंजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुनर्गठन पर पुनर्विचार मांग हमारी को स्वीकार, वाणिज्य कर अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। लॉटरी के जरिए अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन, जंक्शन में 150, टाउन में 145 दुकानें आवंटित। जानलेवा हमले की निंदा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवटिया। अब खबर विस्तार से। विभागीय पुनर्गठन में विसंगतियों, पदनाम, वेतनमान, पदोन्नति और विभागीय कार्य और आधार संरचना में व्यापक सुधार की मांग को लेकर वाणिज्य कर अधिकारियों ने राजस्थान वाणिज्य कर सेवा महासंघ के बैनर तले काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान अधिकारियों ने पुनर्गठन पर पुनर्विचार मांग हमारी को स्वीकारने की तख्तियां उठा रखी थी। विरोध दर्ज करा रहे सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारियों और कर सहायकों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बजट भाषण 2020-21 में घोषणा की गई थी कि जीएसटी लागू होने पर आ रही अड़चनों को दूर करने और व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से वाणिज्य कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जाएगा। जीएसटी ऑडिट और एंटी कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त विभाग में ऑडिट प्राधिकरण और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट घोषणा अनुसार विभागीय पुनर्गठन नहीं हुआ और विभागीय पुनर्गठन को अति केंद्रित किया जाएगा। इसमें व्यापारियों की सुविधा नहीं है। साथ ही ऑडिट और एंटी एवेजन केंद्रीकृत कर मुख्यालय तक सीमित कर कमजोर किया जाएगा। इस विभागीय पुनर्गठन में विभाग में असंतोष है। उन्होंने बिजनेस ऑडिट सशक्तिकरण, व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से वाणिज्य कर विभाग का समग्र पुनर्गठन करने और विभाग में ऑडिट कार्य और राजस्व प्रशासन कार्य को अलग कर दोनों का अलग पदोन्नति करने की मांग की। ये हमने वाणिज्य कर सेवा महासंघ की तरफ से ये धरना लगाया जा रहा है। इसमें विभागीय अभी पुनर्गठन हुआ है, उसका हमारा संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। इस पुनर्गठन में क्या हुआ है कि हमारे लिए पदोन्नति के अवसर नगण्य हो गए हैं और सीटें आशानुरूप नहीं बढ़ी। काफी समय बाद ये पुनर्गठन विभागीय जो पुनर्गठन हुआ, इसके बावजूद सीटें नहीं बढ़ना हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी ही दुखद स्थिति पैदा हो गई है। पदोन्नति के साथ साथ हमारी एक ग्रेड पे की मांग थी जो काफी समय से चली आ रही है, जिसमें एसटीओ का ग्रेड पे 5400, इंस्पेक्टर का 4200 और टीए का 3600 हम मांग रहे हैं, लेकिन वो मांग भी हमारी काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि इस पुनर्गठन में वाणिज्य कर सेवा के जो विभिन्न संवर्ग का केंद्रीयकरण वो सारा जयपुर में हो गया है, जिससे बाहर के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। इस केंद्रीयकरण के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को विभिन्न माध्यमों से हमारी मांगों से अवगत कराने के लिए ज्ञापन भिजवाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारिक संगठन एवं बार एसोसिएशन द्वारा भी पुनर्गठन के विरोध में मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया है और महासंघ को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में व्यापारियों की सुविधा के लिए एवं ऑडिट और एंटी इवेजन कार्य को सुदृढ़ करते हुए विभाग के पुनर्गठन की बात कही थी। साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में तदनुसार सेवा शर्तों और पदनाम के बदलाव के बारे में भी बात की थी। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवटिया ने जिले के आम नागरिकों को विशेष रूप से 18-19 आयु वर्ग के युवाओं से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीकरण की कार्रवाई करें, अथवा जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है वे अपनी प्रविष्टियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवटिया निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मीडिया प्रतिनिधियों व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। बैठक में सभी उपस्थित प्रतिनिधियों व मीडिया के प्रतिनिधियों से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाया गया और ऐप के बारे में जानकारी वाला पम्फलेट, मतदाता सहायता पुस्तिका और स्वीप कैलेंडर की प्रति दी गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में कांग्रेस प्रतिनिधि तरुण विजय, माकपा के बीएस पेंटर, बसपा के महावीर प्रसाद और बीजेपी के लेखराम जोशी ने भाग लिया। पीआरओ सुरेश बिश्नोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।
अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2022 के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूचियों का नवीनीकरण और पंजीकरण करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 1/1/2022 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन हेतु दावे और आपत्तियों के प्रार्थना पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन 1 से 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त किए जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में 13 से 20 नवंबर को ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में ग्राम सभा, वार्ड सभा के साथ बैठकें आयोजित कर प्रारूप मतदाता सूची का पठन किया जाएगा। प्रतिभा देवटिया ने बताया कि स्वीप नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्वीप गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बार पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप के माध्यम से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वो है VHA, मतलब वोटर हेल्पलाइन ऐप। पहले क्या था कि मतदाताओं को असुविधा होती थी कि कभी कुछ मतदाता ऐसे भी हैं, कुछ युवा वोटर्स ऐसे हैं जो स्टडी के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, कोई जयपुर है, कोटा है और है कहीं, तो उनको आने जाने में परेशानी होती थी, अपना आवेदन देने में परेशानी होती थी, BLO तक पहुंच उसकी कई बार असुविधा होती थी उसको पहुंचने में। तो निर्वाचन विभाग ने इस बार VHA जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो तैयार किया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करे और उस वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जो निर्वाचन विभाग ने फैसिलिटी दी है वो इतनी ज्यादा है कि एक जो आम नागरिक को जितनी जानकारी होनी चाहिए वो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देख सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप की एक PPT है हमारे पास, वो मैं आप सभी को शो करना चाहूंगा। ये निर्वाचन विभाग ने जो वोटर हेल्पलाइन ऐप चलाया है उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं कि मतदाता सूची में आप अपना नाम खोल सकते हैं। मतदाता द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के मैं कौन सा फॉर्म भरूं, मेरे को नाम हटाना है तो मैं कौन सा फॉर्म भरूं, मेरे को BSc चेंज करानी है तो मैं कौन सा फॉर्म भरूं। तो इस तरह की जो भी मतदाताओं की क्वेरीज है 1/1/2021 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। इसके पश्चात जो 18 साल से ऊपर वाले वोटर्स हैं उनका नाम जुड़ना चालू हो जाएगा। 30 नवंबर तक हम दावे आपत्तियां उनकी जो भी हैं वो मांगेंगे और उसके बाद में ये 5/1/2022 को जो सूची है वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद में जो 18 साल के वोटर्स हैं वो अपना नाम मतदाता सूची में आ जाएगा उनका। साथ ही हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी नए युवा वोटर्स जुड़े वो अपना मोबाइल नंबर अपने फॉर्म नंबर 6 में अवश्य दें ताकि वो ई-इपिक है वो डाउनलोड कर पाएँ। धन्यवाद। नाली निर्माण कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन के वार्ड नंबर 5 नई खुंचा के बाशिंदों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 5 में मस्जिद के पास नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। मौके पर उपस्थित लोगों ने वार्ड पार्षद की ओर से नाली निर्माण कार्य में पक्षपात कर स्वयं के परिचित का अवैध कब्जा बचाने के लिए गलत तरीके से गली को छोटा कर नाली का निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगाया। जब वार्ड वासियों ने ऐसा करने से रोका तो वार्ड पार्षद लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गई, ऐसे भी आरोप लगाए गए। वार्ड वासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि नाली का निर्माण कार्य तुरंत रोक गलत तरीके से हुए निर्माण कार्य की जांच करवाई जाए। इस मौके पर रजाक खान, साबर अली, मोहम्मद सरवर, अशरफ, मोहम्मद दरवेश आदि मौजूद थे। सबको ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 5 में मस्जिद वाली गली में नाली निर्माण चल रहा है। पहले एक तरफ नाली निर्माण हो चुका है, मस्जिद की तरफ से भी आई थी, उधर से जो भी रास्ते में आया नुकसान हुआ, किसी का थड़ा था, थड़ी थी या रैंप बने हुए थे वो सब तोड़ दिए गए थे। अभी क्या वो दूसरी साइड में आने लगा ना, तो उसमें क्या है, उसमें पक्षपाती चालू होगी। उन्होंने सीधी करने के बजाय टेढ़ी कर दी और ना तो किसी का नुकसान कर रहे हैं और ना ही नाली में जो उनकी दीवार के एक ईंट भी नहीं हलाई और जो सामने से जो मकान थे उनके सबके थड़े भी तोड़ दिए, दीवारें भी तोड़ दी। और उसके बाद भी वो अगर बना रहे हैं तो उसके बाद भी टेढ़ी बना रहे हैं। गांव नवा में मुस्लिम लबाना समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से वली मोहम्मद उर्फ कालिका को लबाना समाज का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में युवाओं में बढ़ी रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई। साथ ही समाज की नाबालिग बेटियों की जल्द शादी पर रोकथाम, बेटियों को शिक्षा से जोड़ने और उच्च शिक्षित करने के विषय पर भी चर्चा की गई।
बैठक में चर्चा कर मुस्लिम समाज के सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुस्लिम लबाना समाज के लोगों में राजनीतिक पार्टियों के प्रति आक्रोश देखने को मिला। लबाना समाज के लोगों का कहना था कि बहुत समय से राजनीतिक पार्टियां उनके समाज का इस्तेमाल करते आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से समाज के लिए आज तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मुस्लिम लबाना समाज उन पार्टियों के साथ होगा जो समाज की उन्नति की राह पर ले जाएंगी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वली मोहम्मद ने कहा कि समाज में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा ताकि समाज को अधिक से अधिक फायदा हो सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में सोमवार को पटाखा विक्रय को लेकर अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें 343 दुकानों का आवंटन किया गया। पटाखा विक्रय को लेकर जंक्शन में 150 व टाउन में 145 अस्थायी दुकानों का आवंटन किया गया। इसके अलावा डबली राठान में 20, पाकिस्तान में 18, वेरुड़ावाली में 10 दुकानों का लॉटरी के जरिए आवंटन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से जारी अस्थायी लाइसेंस पर दुकानदार 2, 3 व 4 नवंबर को पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद दीपावली पर्व पर चलते पटाखा विक्रय के लिए अस्थायी दुकानें लगाने की स्वीकृति मिलने के चलते लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह 10 बजे से ही आवेदक नगर परिषद कार्यालय पहुंचने लगे। 343 अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए कुल 420 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 420 आवेदनों में से 343 की लॉटरी सोमवार को निकाले गए। अब मंगलवार को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जंक्शन में गांधीनगर अंडरब्रिज के पास पुराना ऑयल डिपो, टाउन में सेंट्रल पार्क के पास नजदीक राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी में शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खेल मैदान, पकासाना में शहीद ओम प्रकाश जानी स्टेडियम व रोडावाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दुकानें लगाने की जगह निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरु पर्व व अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलाने की छूट दी है। प्रशासन की ओर से आवेदनकर्ताओं को एक्सप्लोसिव रूल 2008 के नियम 84 के पूर्णतः पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग ने बताया कि जो आवेदनकर्ता अस्थायी पटाखा दुकान लाइसेंस से वंचित रहे हैं, वे आवेदक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक आवेदन शुल्क एसडीएम कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद इस राशि को राजकोष में जमा करवा दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि अस्थायी पटाखा दुकानों को पटाखे अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित 3 शेड के नीचे रखने होंगे। एक शेड से दूसरे शेड के मध्य 3 मीटर की दूरी होगी। किसी भी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी रखनी होगी। शेड आमने सामने नहीं खुलेंगे। रोशनी के लिए विद्युत उपकरणों को दीवार से स्थापित करना होगा। इसके अलावा दुकानों के समक्ष एक पानी से भरा ड्रम भी रखना होगा। नगर परिषद सभागार में लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान एसडीएम ऑफिस के कर्मचारी व नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सहायक अभियंता वेद गोदारा, सूचना सहायक अंकुश सेठिया, रोहताश गोदारा आदि मौजूद रहे। जिला प्रशासन व एसडीएम साहब के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा जंक्शन में ये इंडियन ऑयल डिपो जो अंडरब्रिज के पास भूमि है, खाली भूमि, उनमें हमें 150 दुकानें, और टाउन में जो हमारा सेंट्रल पार्क है अंडरब्रिज के पास आरओबीयू के पास, उसमें हमने 145 दुकानें आरक्षित की है, जिस हेतु टाउन में तो 128 फार्म प्राप्त हुए हैं और जंक्शन में 271 फार्म प्राप्त हुए हैं। आज एसडीएम ऑफिस से स्टाफ आया है, उनकी के साथ हमारे जंक्शन के लिए वेद जी सारन और टाउन के लिए वेद जी गुदारा प्रभारी हैं एएन, वो लॉटरी का आयोजन कर रहे हैं और मैं भी यहाँ मेरी देखरेख में कर रहे हैं। और जो भी मजमे आम में सार्वजनिक रूप से ये लॉटरी निकाली जा रही है
और इनसे बाकायदा कोई संदेह होने पर इनसे पूछ कर इनको दिखाकर लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है। जैसे भी लॉटरी फाइनल होगी उसको सार्वजनिक कर दी जाएगी। त्रिपुरा के कैलाश शहर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए जानलेवा हमले में संलिप्त लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला संयोजक शशांक वालिया के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वामपंथ के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। वामपंथ के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के त्रिपुरा के कैलाश शहर के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को लेकर, सदस्यता अभियान जो एबीवीपी पूरे देश भर में साल में एक बार चलाता है, उसको लेकर वो जो है सदस्यता अभियान को लेकर स्कूल में गए थे सदस्यता करवाने के लिए। वहाँ पे जो अपने आप को छात्र संगठन के पदाधिकारी बोलते हैं, जो कि वामपंथ हो गया, एसएफआई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने उन जो कैलाश शहर के जो नगर मंत्री थे सदस्यता करवाने के लिए स्कूल में गए थे, उनके साथ मारपीट करी है और उनके पेट में चाकू घोंपकर जानलेवा हमला किया है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है इसके खिलाफ काफ़ी रोष है उनके बीच में, और वो मांग करते हैं कि अगर जल्दी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, आज वो 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में। और पीलीभंगा पुलिस थाने में करीब 1 माह पहले दर्ज हुए मुकदमे की जांच बदलवा शीघ्र कार्रवाई करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए आरोप लगाया गया कि अनुसंधान अधिकारी आरोपियों से मिले हुए हैं तथा आरोपियों का ही पक्ष ले रहे हैं। परिवादी की ओर से न्याय दिलाने के लिए बार बार पुलिस थाना के चक्कर लगाए जा रहे हैं, परंतु उस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवादी साथ मौके पर आरोपियों की ओर से पुलिस कर्मचारियों के सामने की गई मारपीट का मोबाइल वीडियो भी मौजूद है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने इस प्रकरण की जांच बदलकर किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से करवाने तथा परिवादियों का स्त्रीधन आरोपियों से बरामद करते हुए एफआईआर में नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। साथ ही चेताया कि यदि इस प्रकरण में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी 5 दिन बाद एसपी कार्यालय का घेराव करेगी। भारत एकता मिशन के द्वारा एसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के अंदर हमारी ये मांग है, 4 एफआईआर नंबर है 411, जो सांसर की लड़कियां कालीबंगा शादी की हुई थी, नजायज समझ के चलते हुए उसकी सासू और उसकी ननद के जो नजायज व्यक्ति है, उन्होंने इनके साथ में मारपीट की और बेरहमी से पिटाई कर रहे थे और मौके पर पीलीभंगा पुलिस प्रशासन ने आके उसको छुड़वाया। अभी तक मुकदमा दर्ज होने के कारण भी अभी तक कोई पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और SC/ST का मुकदमा है जो 2 लोगों पे करवाया गया, उस पर अभी तक भी कोई जांच नहीं हुई है। डिप्टी रणवीर सिंह मीणा को की हुई है और डिप्टी रणवीर सिंह मीणा है जो उनकी हिरासत पेशों की वजह से वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारी ये मांग है एसपी महोदय से, अगर इस पे 5 दिनों के अंदर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है तो ठीक है, तो आने वाले 5 दिनों के अंदर एसपी कार्यालय का हम घेराव करेंगे। आज कालीबंगा और सांसर का मामला था 1/10/2021 का, एफआईआर नंबर 411 है। उसी के संदर्भ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 164 के बयान भी हो चुके हैं लड़के के। हमारी भीम आर्मी निष्पक्ष जांच चाहती है। इसकी जांच राव सर डिप्टी साहब के पास थी, उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, न तो दहेज का सामान बरामद किया है, न किसी की गिरफ्तारी। या हमें पूरा मतलब अंदेशा है कि उनका नाम, जो मुख्य आरोपी है, उनका नाम निकालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी दबाव में हो या अदर कोई कारण हो सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।